नमस्कार दोस्तों। जब हम लोग गेट या कोई कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम का तैयारी करते हैं तो हम लोग दिमाग में बहुत सारे थॉट्स आते रहते हैं। जैसे कि अगर हमारा फर्स्ट अटेम्प्ट में नहीं हुआ तो पहले से ही कॉन्फिडेंस थोड़ा डाउन हो गया रहता है, या फिर अगर हम खुद से तैयारी करते हैं तो हमारे दिमाग में आते रहता है कि हमारे जो कॉम्पिटिटर हैं वो तो कोचिंग से तैयारी कर रहे हैं, वो उनको ऑलरेडी एक एडेड एडवांटेज है, हमारा नहीं होगा। या फिर अगर हमारा कोई कॉलेज अच्छा नहीं है तो भी हमारे दिमाग में बहुत सारे थॉट्स आते रहते हैं, निगेटिव थॉट्स भी आते हैं और चले जाते हैं। बहुत सारे लोग तो ये थॉट्स आते हैं, उन पर बहुत ध्यान नहीं देते हैं और अपनी तैयारी में लगे रहते हैं। बट कुछ लोग ऐसे थॉट्स पे विश्वास कर लेते हैं और जिसके कारण उनका कॉन्फिडेंस डाउन हो जाता है। और कहा भी है कि थॉट्स विदाउट बिलीफ हैज़ नो पावर, बट थॉट्स विद बिलीव हैज़ ट्रिमेंडस पावर। इसलिए अगर आपका विश्वास अगर डाउन हो रहा है और ऐसी स्थिति में अगर आपके सामने कोई ऐसा आता है जो ऑलमोस्ट सिमिलर परिस्थिति में था, जैसे मान लीजिए जॉब कर रहा है, उसके साथ तैयारी कर रहा है, फर्स्ट अटेम्प्ट में नहीं हुआ है सेकेंड अटेम्प्ट में कर रहा है, सेल्फ स्टडी से कर रहा है और फिर वो अचीव करता है, फिर अच्छा रैंक लेके आता है, पीएसयू में ज्वाइन करता है, तो आपके सामने जब आता है तो फिर से आपका खोया हुआ विश्वास वापस आ जाता है। जब आप देखते हैं कि हाँ, ऐसी ही परिस्थिति में सामने वाला कर सकता है तो मैं भी कर सकता हूँ। इसी विश्वास को आगे बढ़ाने के लिए आज हमारे साथ हैं आनंद जी। ये हमारे साथ अभी पीएसयू में ज्वाइन किए हैं, आईयूसीएल में ज्वाइन किए हैं, गेट का एग्ज़ाम क्लियर किए थे, 44th रैंक आया था और अभी आईयूसीएल में हमारे साथ हैं। जॉब के साथ कर प्रिपरेशन किए हैं तो ये बहुत बड़ा मोटिवेशन है। तो इसलिए आज हम लोग इस वीडियो में इनके साथ बात करेंगे, पूरा सब चीज़ समझेंगे कि जॉब के साथ कैसे मैनेज किए, क्या तैयारी का स्ट्रेटजी रहा, कौन सा स्टडी मटेरियल यूज किए, तो डिटेल में बात करेंगे। बट इस वीडियो स्टार्ट करने के पहले सबसे पहले उनका स्वागत करते हैं। आनंद, आपका स्वागत है यहाँ पे। और इस चैनल पे हमारा ये पहला इंटरव्यू है तो अब देखते हैं कितना प्रोफेशनल तरीक़े से हो सकता है। फिर भी आपका स्वागत है और हम लोग सबसे पहले तो आपको बधाई देते हैं कि आप इस आईयूसीएल का इंटरव्यू क्लियर किए हैं जॉब के साथ। इतना मतलब मुझे भी ऐसा लगता है कि बहुत डिफ़िकल्ट है करना, बट आपने किया है, तो इसके लिए सबसे पहले आपको बहुत बहुत बधाई। Thank you, sir, for the congratulations and for welcome on this channel. अगर जब बात करें कि आईयूसीएल में सिलेक्शन की, तो हाँ, मैं मतलब कि कॉलेज में ही था जब मैं मतलब तैयारी किया था गेट का, लेकिन फर्स्ट अटेम्प्ट में मेरा नहीं हुआ था। फिर मेरी कैंपस हुई थी तो मैं वहाँ जॉब किया, फिर वहाँ पे साथ साथ तैयारी किया, फिर मैं यहाँ पे आया। ठीक है, तो सबसे पहले तो ये हम समझना चाहेंगे कि देखिए, हमारा तो चूँकि मेरे केस में क्या हुआ था, मेरा प्राइवेट कंपनी में सबसे पहले जॉब लग गया था कैंपस प्लेसमेंट में। तो उसमें जो एक्साइटमेंट था, उसके बाद फिर गेट में मैं अच्छा रैंक आ गया, रैंक 1 आ गया, तो ऐसे पहले से ही बिफोर हैंड पता था कि पीएसयू में हो ही जाएगा। तो ठीक है, रिजल्ट आने पर उतना एक्साइटमेंट नहीं हुआ, बट इनसे जानते हैं 1 साल वेट करने के बाद जब पीएसयू में जॉब लगा तो आपका क्या रिएक्शन था और आपके फैमिली का क्या रिएक्शन था, इसके बारे में बताइए। सर, जब मैं कॉलेज में था तो फिर मैं समर ट्रेनिंग में आईयूसीएल हल्दिया में ही किया था। तो एट दैट टाइम मेरा ये ड्रीम कंपनी बन गया था कि मुझे कुछ भी हो, मैं लाइफ में पहली बार मैं इसी इंडस्ट्री में घुसा था, तो मुझे बहुत अच्छा फील हुआ था, बहुत अच्छा इन्वायरमेंट दिखा था, तो मुझे लगा था ये मेरी ड्रीम जॉब होनी चाहिए। बट मैं वो तैयारी किया, फर्स्ट अटेम्प्ट में नहीं हुआ, फिर सेकेंड अटेम्प्ट में जब हुआ तो एट दैट टाइम मैं ना ट्रेवलिंग में था, मतलब कि कहीं गया था घूमने के लिए। माउंट आबू और उधर उदयपुर साइड गया था घूमने के लिए, क्योंकि वो क्रिसमस का टाइम में था जब रिजल्ट आया था। तो मैं ट्रिप से आ ही रहा था उस समय ही, मतलब कि मुझे पता चला इवनिंग में ही कि रिजल्ट आ गया है। ठीक है ना। और वो एक्साइटमेंट में मैं फुल नाइट, वो जर्नी थी और फुल नाइट में जगा ही रहा, सो नहीं पाया, ऐसा हुआ था। ठीक है, और बाकी फैमिली का जब गुड न्यूज आया तो सबसे पहले मैं पापा को कॉल किया, मम्मी को कॉल किया, तो उन लोग को भी लगा कि उन लोग का तो एक होता है ना कि जैसे कि लगा, जैसे मेरे को फील हुआ कि उनकी एज अब बढ़ गई है 5-10 साल, ऐसा फील हुआ, उनकी उम्र बढ़ गई है, ऐसा लगा। एक्चुअली मेरा जो देखा है कि बिहार साइड में, मतलब बिहार या यूपी में और भी बहुत स्टेट में होता होगा कि इस गवर्नमेंट जॉब को या सरकारी जॉब को बहुत वैल्यू देते हैं। इवन अगर प्राइवेट जॉब में थोड़ा ज़्यादा पैकेज का भी आ गया तो उससे ज़्यादा खुश होते हैं कि अगर आप पीएसयू में हैं, और उससे भी ज़्यादा खुश होते हैं अगर आप यूपीएससी क्लियर कर रहे हैं। तो इसीलिए मुझे ऐसा लगता है कि
पेरेंट्स का रिस्पांस बहुत ही अच्छा रहा। बहुत ही अच्छा रहा था, बहुत ही अच्छा। सब लोग खुश हो गए थे एकदम, खुशी की सारे लोगों को मैं बताया था, जितने भी स्पेशल स्पेशल लोग सब लोग। फिर उसके बाद मैं एक्साइटेड में आकर के व्हाट्सएप पे स्टेटस भी डाला था, तो लोग कंग्रेचुलेशन का मैसेज ही बढ़ गया था, पूरा फुलफिल हो गया था ऐसा। हाँ वो तो है। चलिए ठीक है, तो अभी पूरा डिटेल में अब इस प्रिपरेशन स्ट्रेटजी के बारे में समझते हैं। तो सबसे पहले हम जानना चाहेंगे कि अ, सब सबसे पहले हम जानना चाहेंगे कि कब से प्रिपरेशन स्टार्ट किए, और स्टार्टिंग में आपका क्या स्ट्रेटजी था, कौन सा स्टडी मटेरियल आप यूज किए, टेक्स्ट बुक यूज किए, या फिर जो भी जिस तरह से प्रिपरेशन स्टार्ट किए शुरू से बताइए एकदम डिटेल में। स्टार्टिंग में तो क्या था कि मैं कॉलेज में था, तो कॉलेज में क्या होता है कि सारे लोग ही सोचते हैं कि गेट का प्रिपरेशन करना है। तो उस टाइम मैं जादवपुर यूनिवर्सिटी से हूँ, तो वहीं पे पास में एक इंस्टीट्यूट थी, वानी इंस्टीट्यूट। तो सब लोग ज्वाइन किया, तो मैं भी जोश उसमें आकर ज्वाइन कर लिया था। लेकिन उतना ज़्यादा उस टाइम स्टार्टिंग में उतना सीरियस नहीं था, लेकिन जब मैं समर ट्रेनिंग किया था तो उस टाइम आने के बाद मैं फुल मोटिवेटेड था कि अब करूँगा अच्छे से। तो वीकेंड में बैच चलती थी, मैं सिंसियरली जाता था, करता था, ऐसा था। फिर बस वैसे ही चल रहा था कि हाँ किसी तरह से प्रीवियस ईयर बस सब्जेक्ट वाइज कंप्लीट करते जाना है, ऐसा था। फिर क्या हुआ था कि और साथ ही साथ कैंपस का भी देखना था, मतलब कि जो कंपनी आती है उसकी भी तैयारी करनी थी। तो फिर हुआ था कि नवंबर में आई थी रिलायंस, ठीक है, फर्स्ट वीक ऑफ नवंबर में आई थी रिलायंस, तो उसका मैं फुल तैयारी किया था, तो उसमें नहीं हुआ था। फिर सेकेंड वीक में आई थी सिप्ला, तो उसमें भी मेरा नहीं हुआ था। तो फिर अब मैं सोच लेते अब मेरे लिए गेट ही बना है, एक आ जाता है ना अंदर से कि यार ये सब नहीं, हाँ ये सब नहीं बना है मेरे लिए, ऐसा फील होता है कि अब गेट ही बना है। तो मैं फुल टाइम मैं गेट में दिया, मतलब कि सब्जेक्ट वाइज जितना था पूरा प्रीवियस ईयर कंप्लीट किया unitOperation.com से ही। फिर उसके बाद में लेकिन वो क्या बोलते हैं, जितनी कमियां थी वो निकालता गया, मतलब सब्जेक्ट वाइज ही किया मैं। फिर उसके बाद में क्या हुआ कि मैं फर्स्ट अटेम्प्ट में यही गलती हुआ था कि मैं टेस्ट थोड़ा कम दिया था। अच्छा, ठीक है ना, और कुछ कुछ मेरे को डाउट था प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस में, जो मुझे क्लियर करनी चाहिए थी इधर उधर से कोई कहीं से भी करके, लेकिन वो सब चीज़ नहीं कर पाया था। कुछ कॉन्सेप्ट बच गए थे, जैसे कि ये होता है मास बैलेंस होता है, तो वो थोड़ा सा डिफिकल्ट था, तो मैं उसको स्किप करना, मतलब कि स्किप कर देते थे। फिर लिक्विड एक्सट्रैक्शन था, वो सब टॉपिक मैं थोड़ा स्किप करने लगा, तो इस कारण से थोड़ा सा मुझे कुछ टॉपिक्स तो मेरे वो हो गए थे, कंप्लीट नहीं थे। अच्छा, ऐसा वही सब चीज़ें थी मिस्टेक्स। फिर उसके बाद क्या हुआ कि टिल गेट तक मैं जितनी भी कंपनी आई, मैं कैंपस में बैठा था, लेकिन मेरी किसी में भी नहीं हो रही थी। तो एक अंदर से और निगेटिविटी आ जाती है माइंड में, तो वो आ गई थी। तो उस कारण से मैं सोचा कि अब जो भी है गेट ही है। तो इस प्रेशर में आकर के मैं बहुत ही, मतलब कि क्या बोलते हैं, अच्छा जाता हुआ पेपर को भी मैं ख़राब कर बैठा। मतलब कि प्रेशर में आके मैं बहुत ज़्यादा सोचा कि अब अटेम्प्ट करना पड़ेगा, नंबर अच्छे लाने ही पड़ेंगे, ऐसा मैं अपने दिमाग में डाल दिया था। जो पेशेंस नाम की चीज़ थी वो मैं खो दिया था। अच्छा, तो इस कारण से क्या हुआ कि मैं 59 क्वेश्चन अटेम्प्ट किया, लेकिन बहुत सारी गलती हो गई। जब मिस्टेक्स बहुत हो गई, सिल्ली मिस्टेक्स बहुत हो गई, मतलब कि जो निकालना था वो नहीं निकाल के कोई और चीज़ निकाल रहा हूँ। अच्छा, ऐसा चीज़ था, जो डेटा यूज़ करना था वो नहीं कर रहा हूँ, मतलब कुछ ना कुछ हो ही गई जल्दबाजी में, ऐसा था। तो उस कारण से फिर जब रिस्पॉन्स शीट आया, तो फिर जब मिलाया तो मेरे 21 गलती थी। अच्छा, 51 गलत हो गए, हाँ 59 में, तो मेरे टोटल मार्क्स करीब 49 पॉइंट समथिंग आया था, रैंक करीब 700 के आसपास बना था। तो उस समय में मैं फुल एकदम ये हो गया था, सैचुरेट हो गया था कि अब कुछ ना हो पाएगा ऐसा लग रहा था, जैसा कि किस्मत एकदम पूरा सो गई है कहीं। फिर उसके बाद सोचा कि अब घर को कॉल किया, तो घर वाले बोले कि आ जाओ। तो हम बोले कि 2 दिन के बाद 2 कंपनी आ रही है, तो फिर उसका इंटरव्यू देना है। तो बोले कोई दिक्कत नहीं, आ जाओ, अब होना होगा तो होगा। फिर मैं घर चला गया, एक ही दिन में गया, मूड फ्रेश करके फुल आया। उसके बाद आकर के मैं 2 इंटरव्यू दिया, एक SMS से मैं कंपनी आई थी, एक आरती इंडस्ट्रीज आई थी, मैं दोनों में दिया, दोनों में मेरा सिलेक्शन हो गया था। अच्छा, अच्छा, तो उस वक्त थोड़ा सा चलो ठीक है, नहीं साहब कुछ तो सहारा मिला है सब। लेकिन इसमें हम सबसे पहले ये जानना चाहेंगे कि मतलब क्या क्या आप माने पूरा कोचिंग का जो वानी इंस्टीट्यूट का जो कोचिंग मटेरियल था उसी से आपने प्रिपरेशन किया, या टेक्स्ट बुक का सहारा लिया, या फिर आपने कोई वीडियो लेक्चर्स इसका सहारा लिया, कैसे प्रिपेयर किया था फर्स्ट में? अच्छा, तो एक्चुअली क्या है ना कि कोचिंग में फुल डिपेंडेंट नहीं रह सकते, ठीक है ना। जो कॉन्सेप्ट दे रहे हो ज़रूरी नहीं कि सही हो, ऐसा भी होता है, बहुत बार होता है ऐसा, ठीक है ना। लेकिन तो
जब हम प्रीवियस मेनली जो है ना गेट इज फुल्ली डिपेंड ऑन प्रीवियस ईयर, तो 60% तो उसका मानो प्रीवियस ईयर से आता है। तो फिर हम प्रीवियस ईयर बनाते थे, उसमें देखते थे कौन सा कॉन्सेप्ट मेरा छूट रहा है। सपोज ये छूट रहा है तो वो उसके लिए हम टेक्स्ट बुक प्रीफर करते थे, या फिर नेपटल का वीडियो प्रीफर करते थे, या फिर आपका भी बहुत सारा वीडियो देखा मैंने जो बताया कि इस सब्जेक्ट में आप ये टॉपिक यहाँ से कवर सकते, तो मैं वो सब भी किया। मतलब कि इधर उधर से छानबीन करना ही पड़ता है, अच्छा क्योंकि कॉन्सेप्ट को क्लियर करने के लिए। अच्छा ठीक है। तो मतलब मेरा कहने का मतलब फर्स्ट टाइम जो बेसिक नोट था वो वानी इंस्टीट्यूट का था, और उसी में फिर आप जो भी डाउट होता था टेक्स्ट बुक से कवर करते थे, या फर्स्ट टाइम बेसिक नोट टेक्स्ट बुक से बनाया था और फिर जो डाउट आता था उसको दूसरे जगह से छानबीन करते थे? नहीं, मेरा पहले वही कोचिंग का ही था, उसी में ही मैं पेज ब्लैंक छोड़ दिया था, उसमें अपना अपडेट करता रहता था। समझ गया, ठीक है। और इसमें एक तो ठीक है, ये तो सबसे बढ़िया यहाँ पे आज समझेंगे कि ये सिली मिस्टेक कैसे इसमें इम्प्रूवमेंट किए थे। लेकिन उसके पहले थोड़ा कैंपस इंटरव्यू का समझ लेते हैं कि वो कैंपस इंटरव्यू कैसा था। केमिकल की कंपनी थी, तो उसमें क्या क्या पूछा गया था और उसका जॉब प्रोफाइल कैसा था, किस तरह का वर्किंग आवर था, इसके बारे में थोड़ा डिटेल बताइए। हाँ, तो जो कैंपस का जब इंटरव्यू हुआ था, तो मैं लगभग 7-8 कंपनी में दिया था कॉलेज में। तो सब में जो है वो मेनली सीवी जो लिखा हुआ रहता है उसी में से ही क्वेश्चन पूछते हैं। तो मेरा वही सब था, सीवी में ही था। वो प्रोजेक्ट से पूछे, प्रोजेक्ट के बाद वो समर ट्रेनिंग से पूछे, ठीक है ना। उसके बाद में वो सब चीज़ें तो ठीक है। कुछ सब्जेक्ट में गए थे, जैसे कि नॉर्मल एफिनिटी लॉ बताओ, प्रेशर ड्रॉप कैसे कैलकुलेट करते हो, हीट एक्सचेंजर का डिजाइन का थोड़ा स्टेप बता दो, यही सब बेसिक चला था। और कुछ एचआरस के क्वेश्चंस थे। अच्छा। जैसे कि आप 5 साल बाद क्या बनना चाहते हो, क्या आपका ड्रीम्स है, ऐसा आप इतना मतलब कि आप इस कंपनी में टिकोगे कि नहीं, ऐसा भी आता है सवाल इस टाइप का। ठीक है। और इसमें आपने इंटर्नशिप तो ICL हल्दिया से ही किया था, तो इंटर्नशिप पे क्या क्या क्वेश्चन पूछा गया? इंटर्नशिप पे मैं जैसे कि मैं स्पेसिफाई कर दिया था रिज्यूम में कि मैं RFCC यूनिट, जो आप लास्ट दिन में आप ही से वो सब सारा चीज़ आप बताए थे RFCC यूनिट का, तो मैं वही बताया था, तो उसी से ही सारा प्रोसेस पूछे थे। अच्छा। और रही बात आफ्टर सिलेक्शन की बाद जो वर्किंग आवर्स का, तो मैं जनरल ड्यूटी में स्टार्टिंग में एज ए GET हुआ था, तो जनरल ड्यूटी आवर्स ही थी, ठीक है, फ्रॉम 9 to 6, ठीक है ना। और लेकिन उसमें क्या था कि 1 घंटा ट्रेवलिंग में चला जाता था। सो 8 से 9 ट्रेवलिंग, फिर 6 से 7 आने वक्त ट्रेवलिंग। ठीक है, तो 8 से 7 तो पूरा आपका जितना टाइमिंग है वो तो चला गया। हाँ, 8 से 7 नहीं, और सुबह उठ के 7 बजे उठता था, वो तैयारी भी होना होता, मतलब 7 से 7 मेरा चला जाता था। ठीक है ना। उसके बाद फिर 7 बजे आया, फिर फ्रेश व्रेश हुआ, फिर उसके बाद में 8 बजे से डिनर होता था, 8 से वही डिनर किया, फिर फैमिली से बात किया, तो वही 9 बजे 9:30 बजे तक मैं फ्री होता था। कुछ दोस्तों के साथ फन भी तो करना पड़ता था, ऐसा। तो फिर तैयारी कब से कितना देर कर पाते थे डेली? और ये भी हम लोग जानना चाहेंगे कि मतलब उसमें चूँकि जॉब कर रहे हैं तो बहुत कंटिन्यूटी बन पाता था कि नहीं, ब्रेक तो नहीं होता था कि कुछ दिन तैयारी किया छूट गया, या फिर पर डे एकदम आपका फिक्स था कि हमको 5 घंटे 4 घंटे या 2 घंटा पढ़ना ही है? तो इसके बारे में थोड़ा डिटेल में बताइए। एक्चुअली क्या है ना कि जब मैं कॉलेज में जब गेट का हो गया था, फिर मेरा जब कैंपस हो गया था, तो फिर एक दोस्त ने बताया था कि इंडियन इंजीनियरिंग ओलंपियाड, गेट फोरम जो कोचिंग है वो कंडक्ट करवाती है। अच्छा। तो मैं भी सब लोग दोस्त लोग भरा, तो मैं भी हंसी में भर दिया। तो उसका एप्टीट्यूड का एग्ज़ाम हुआ था उसी टाइम, फरवरी में ही हुआ था, तो वो ठीक है क्लियर हो गया था। उसका फिर जो उसमें क्या बोलता है, एप्टीट्यूड होगा, टेक्निकल होगा, और फिर इंटरव्यू, ऐसा कुछ बोला था। तो फिर टेक्निकल जो हुआ था वो बोला जून में लेंगे। अच्छा, ठीक है ना। तो वो जून में लेने, तो उसका वो सेंटर बेस्ड टेस्ट होगा, तो मैं वो डाल दिया था वहीं पे, सूरत ही डाल दिया था, क्योंकि मुझे पता था जून में मेरी ज्वाइनिंग थी, तो मैं सूरत ही डाल दिया। तो 1 जून को मेरा ज्वाइनिंग हुआ, फिर 16 जून का वो एग्ज़ाम था। तो मैं वही उसमें क्या था कि 40 मार्क्स का गेट का ही 2 मार्क्स का क्वेश्चन होता, वो आया। अच्छा। 40 क्वेश्चन आए, टोटल 1.5 आवर्स का था। तो उसमें से मैं मतलब कि जब मेरे गेट ख़राब हुआ था, उसके बाद तो मैं पढ़ाई छोड़ ही दिया था 3-4 महीने तक, क्योंकि लास्ट टाइम होता है कॉलेज का, तो उसमें थोड़ा मस्ती वस्ती होता है। हाँ, तो वही सब हुआ। फिर अचानक से मैं सीधा जाके पेपर पे बैठा, वहाँ पे जाके मैं 40 क्वेश्चन थे, उसमें मैं 33 अटेम्प्ट करके आया था। अच्छा। तो मेरे को वो थोड़ा सा लग रहा था, चलो ठीक है, वो तो मैं वहाँ भी 65 में 59 अटेम्प्ट किया था, यहाँ पे भी किया हूँ। फिर 1 महीने के बाद रिजल्ट आया। अच्छा। ये कि आपका 33 में 31 सही हुआ है। वाह,
क्या बात है। मात्र मेरा 2 गलती हुआ था। ठीक है। तो उस वक्त जो है ना, मेरा जो खोया हुआ जो विश्वास था, यहाँ देखिए सबसे ज़्यादा जो खेल है ना कॉन्फिडेंस का है। तो यहाँ पे आनंद ने कॉन्फिडेंस एक दूसरे एग्जाम से गेन कर लिया। अब एक बार जब लग गया कि हाँ मैं कर सकता हूँ, तो फिर उसके बाद तो बस सेकेंडरी प्रोसेस होता है, कैसे पढ़ना है, कितना पढ़ना है। वो तो जो घंटे होते हैं ना, वो तो मेरे ख्याल से पता नहीं आपने टाइम टेबल बना के पढ़ा था कि नहीं, हम तो नहीं पढ़ पाते थे। मतलब पढ़ने में ही मज़ा आता है, सिलेबस कंप्लीट करना उस पर ज़्यादा फोकस रहता था। तो आपका कैसा था, टाइम टेबल बना के या नहीं सिलेबस? टाइम टेबल वैसा क्योंकि जॉब में होते हैं ना, तो फिर बहुत सारी चीज़ें होती है, तो वो कभी लॉन्ग आवर्स के लिए करना पड़ता है, मतलब कि टाइम बढ़ जाता है। ज़रूरी नहीं कि 6 बजे आपको छुट्टी हो, ऐसा होता है, तो फ्लेक्सिबल रहता है, तो वो नहीं हो पाता है मेंटेन। तो फिर वो जब खोया विश्वास आया, तब मैं सोचा अब मैं तैयारी करूँगा फुल, एक बार और दूंगा, देखता हूँ क्या होता है। तो मैं लगा, फिर मैं प्लान किया था कि टिल अक्टूबर तक किसी तरह से मुझे एक बार सब्जेक्ट वाइज प्रीवियस ईयर कंप्लीट करनी है। ठीक है। तो अक्टूबर तक तो नहीं हो पाया, तो थोड़ा सा गया डिले। ठीक है। फिर सब्जेक्ट वाइज जैसे ही मैं कंप्लीट किया, फिर उसके बाद मैं सोचा कि अब मैं ईयर वाइज दूंगा। तो ईयर वाइज मैं लगाना चालू किया। लेकिन मेरे पास अगर मैं बात करूँ पढ़ाई की आवर्स की, अगर आप जैसा बोले, तो मेरा कोई फिक्स नहीं रहता। तो मतलब लेकिन मैं एक चीज़ बस समझ के रखा था कि मेरे पास मात्र 3 ही घंटे, 9 से 12, क्योंकि मैं 12 से 7 सोना ही है, हेल्थ के लिए जरूरी है। हाँ, क्योंकि कल होगा कि मुझे फिर जॉब करना है, तो फ्रेश एनर्जी चाहिए। तो 12 से 7 मैं रोज़ सोता ही था, कुछ भी हो जाए। मैं लेकिन 9, साढ़े 9 से 12 तक मैं रोज़ पढ़ता था। ठीक है ना। मैं बस वही चीज़ पढ़ता था जो मेरी कमी है। अच्छा। अपने आप को मैं वो जब क्वेश्चन बनाते थे, तो अपने आप को देखता था क्या मेरी कमी आ रही है, कौन सा टॉपिक मेरा वीक है। जैसे मैं बोला इनिशियली में कि लिक्विड डिस्ट्रैक्शन नहीं पढ़ा, तो मैं उसको थ्रोली पढ़ा, अच्छे से इधर उधर से छानबीन करके पढ़ा। फिर मास बैलेंस, मैं सोचा कुछ भी हो जाए मुझे एक एक चीज़ क्लियर करनी है। ठीक है ना। वो पहली बार में नहीं होगी, दूसरी बार में नहीं होगी, तीसरी बार हो तो जाएगी ना, बस वही था। वही स्ट्रैटेजी अपनाया, अपना जो कमी थी उसको मैं दूर करने की कोशिश किया। फिर उसके बाद नवंबर तक मैं एक चीज़ मैं जो अपने अंदर जो चेंजेस जो लाया, जो मेजर जो चेंज आया, तो कि लास्ट ईयर मैं सब्जेक्ट वाइज ही सब से प्रिपरेशन किया था। अच्छा। प्रीवियस ईयर बनाया था। इस बार मैं क्या कि ईयर वाइज जब बनाया ना, तो जैसे कि एक ईयर का मान 2 से 3 दिन में मेरा कंप्लीट होता है। तो उससे क्या होता था कि मैंने रोज़ डेली अलग अलग सब्जेक्ट मेरे दिमाग में चलता था। हाँ, ये सोच सही है। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट बात है जिसको मैं बार बार अपने वीडियो में भी बोलता हूँ कि जब आप पूरा एक 3 आवर्स का फुल लेंथ टेस्ट देते हैं ना, तो ऑलमोस्ट सारे ही टॉपिक आपके दिमाग में रिवाइज होता है। जैसे मान लीजिए अगर मैं फ्लूइड मैकेनिक्स का टेस्ट दे रहा हूँ, अभी जस्ट फ्लूइड मैकेनिक्स रिवाइज किया और टेस्ट दे दिया, तो बहुत ईजी है, सारे फॉर्मूले सब कुछ मेरे दिमाग में है और पेपर तो सॉल्व हो ही जाएगा। लेकिन अगर पूरा फुल लेंथ टेस्ट एक साथ दे रहे हैं, तो इसका मतलब क्या हुआ कि आप अगर कोई ना कोई ऐसा सब्जेक्ट तो होगा ही जो ऑलमोस्ट 1 महीने पहले पढ़े हैं, तो फिर अगर आप फुल लेंथ टेस्ट देते समय उसको अगर सॉल्व करना है तो आपको रिकॉल करना पड़ेगा। और जब आप रिकॉल करोगे ना, तो जो चीज़ आप 1 महीना पहले का पढ़ा हुआ रिकॉल करके फिर सॉल्व करते हैं ना, वो आपके दिमाग में बहुत अच्छे से स्टिक कर जाता है। ये तो मैं भी एक्सपीरियंस किया था, इसलिए मैं आपको बार बार बोलता हूँ प्रीवियस ईयर पेपर करना है, फुल लेंथ टेस्ट देना है। अब देखिए यहाँ पे आनंद का जो स्ट्रेटजी है वो एकदम इसी पे है कि प्रीवियस ईयर पेपर गाइडलाइन है कि क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना, और उसी बेसिस पे पूरा तैयारी हो रहा है। तो बिल्कुल यही है, बिल्कुल यही सब लोग यही करते हैं। इवन जो भी यहाँ पे आए हैं, जो न्यू ज्वाइनिंग जो भी गेट के थ्रू आए, सब लोग का स्ट्रेटजी यही था कि प्रीवियस ईयर ही कंप्लीट करना है। और वही जो ईयर वाइज जो करते हैं ना, तो वो बहुत ही अच्छा होता है। उससे क्या होता है, मेरा रिकॉलिंग पावर बढ़ गया था। एक तो मेरे पास उतना टाइम नहीं है कि मैं रिवीजन कर पाऊँ, तो उसके लेकिन मैं एक चीज़ करता था कि मैं जल्दी नोट्स नहीं खोलता था, अपने आप को माइंड को प्रेशर देता था। आपका एक वीडियो में ये चीज़ मैं उसमें सुना था कि टेस्ट सीरीज देते थे, रिकॉलिंग जो पावर वो बढ़ जाती है। तो मैं वो चीज़ सही में ट्रू था उसमें, कि मेरे साथ ऐसा हुआ कि मैं इनिशियली मतलब कि उतना सोच नहीं पाते थे, लेकिन हम दिमाग को प्रेशर देते नहीं, मुझे खुद से ही निकालना है, क्या फॉर्मूला था नहीं आ रहा, तो फिर मैं बेसिक से चलता था। अच्छा। कि डिराइव ही कर लेना है। तो उससे क्या होता था, उस चीज़ दिमाग में बैठ गई थी। बिल्कुल। एक टाइम तो ऐसा आया था कि किसी भी टाइप का क्वेश्चन आता था तो वो भी हमसे बन जाता था। ऐसा हो गया था।
तो उस समय कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ गया था बहुत ज़्यादा। तो इसमें देखिए, यहाँ पे भी मैं बोलता हूँ, बार बार बोलता हूँ, बहुत लोग मुझे पूछते रहते हैं कि सर मैं कहाँ से प्रैक्टिस करूँ, कहाँ से प्रैक्टिस करूँ। मैं फिर भी बोलता हूँ प्रीवियस ईयर पेपर ही कीजिए, अच्छे से कीजिए। अच्छे से करने में ना आपका तुरंत नहीं होगा। फर्स्ट अटेम्प्ट में तो बहुत से क्वेश्चन नहीं होते हैं। यहाँ पे देखिए, इन्होंने पहले एक तो थर्ड ईयर फोर्थ ईयर में एक बार सॉल्व किया प्रीवियस ईयर पेपर, फिर से सब्जेक्ट वाइज दोबारा किया, फिर फुल लेंथ टेस्ट ईयर वाइज कर रहे हैं। तो आप देख रहे हैं ना, प्रीवियस ईयर पेपर 3-4 बार सॉल्व हो रहा है। तो यही सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, यही मूल मंत्र है गेट एग्जाम को क्लियर करने का, क्योंकि क्वेश्चन जो है ना एकदम सिमिलर पैटर्न पे आते हैं। तो ठीक है, तो मुझे तो लग रहा है कि मैंने जो यहाँ पे स्ट्रेटजी बताया था, मोस्ट ऑफ द स्ट्रेटजी यहाँ पे काम की है। हाँ, जरूर है कि मैं मोस्टली टेक्स्ट बुक और NPTEL वीडियो का बोलता था, वो शायद आपने उतना नहीं किया है। मेरे पास उतना टाइम नहीं था ना कि मैं वो कर पाता। बिल्कुल बिल्कुल। ठीक है ना। फिर उसके बाद मैं दिसंबर से टेस्ट सीरीज डालना चालू किया। मेरे सिलेबस कंप्लीट, मेरे को ऐसा फील हो रहा था तो उस टाइम पे कि मेरी सिलेबस कंप्लीट नहीं। इवन एग्जाम के 2 दिन पहले ही वैसा फील होता था कि मेरा सिलेबस कंप्लीट नहीं, केमिकल टेक्नोलॉजी अभी तक नहीं है कंप्लीट। ऐसा बहुत होता था, लेकिन मैं फिर भी कुछ भी हो मैं फुल लेंथ टेस्ट दूंगा, ऐसा था। दिसंबर में फुल लेंथ टेस्ट ही दिया। ठीक है ना। तो वो उससे क्या होता था कि मेरे को क्या था ना कि लोग 8 घंटे पढ़ रहे रूम पे बैठ के, मैं मेरे पास वहाँ 3 आवर्स है, तो मैं वो 3 आवर्स को 8 घंटे के बराबर कैसे कर पाऊँ, ये मेरे दिमाग में हमेशा चलता था। अच्छा। ठीक है ना। तो उसके लिए क्या मैं बस एक ही चीज़ सोचता था कि जो मेरी कमी है मैं बस उस पर वर्क करूँगा। तो कमी मेरी कैसे निकलेगी? टेस्ट देने से। टेस्ट देता था तो उसके बाद जितनी गलतियाँ मैं ये काउंट कर लिया था, मैं किस टाइप की गलती हो रही थी। मैं जैसे कि क्वेश्चन पढ़ने में मेरे को गलती हो रही थी, क्वेश्चन में लिखा हुआ है कुछ निकालने के लिए कुछ और लिख दे रहे हैं। हाँ, ठीक है, ये जैसे गलती होती है। जैसे कभी कभी होता था कि हेड लिखा है प्रेशर ड्रॉप कैलकुलेट करो, मैं एज ए जल्दी में हेड वाला ही फार्मूला यूज़ करके बस फ्रैक्शन जो हेड होता है वही निकाल दिया। ऐसा तो वो न्यूमेरिकल टाइप का क्वेश्चन रहा तो गलती हो गया। तो इस टाइप का जो गलती होता था, फिर अपने आप को समझाया कि नहीं, हमको कुछ भी है क्वेश्चन ध्यान से पढ़ना है, पढ़ने हमको टाइम देना। फिर उसके बाद ये रीडिंग मिस्टेक हो गई, फिर उसके बाद अंडरस्टैंडिंग मिस्टेक। कभी कभी क्या होता है पढ़ के हम कुछ और समझ लेते हैं। ठीक है ना। वो सब चीज़ें मैं पॉइंट आउट नोट करता था कि हाँ ऐसा मेरा कितना मिस्टेक हो रहा है, कुछ कॉन्सेप्ट मिस्टेक, कुछ कैलकुलेशन मिस्टेक। ठीक है ना। कैलकुलेशन जैसे कि डेटा दिया हुआ रहता था कि जी आप जो है 10 यूज़ करो। ठीक है ना, लेकिन जल्दी में हम लोग 9.8 यूज़ कर लिए, तो ऑप्शन में दोनों दिया हुआ है। अच्छा। इस कारण से बहुत सारी गलतियाँ हो जाती थी। फिर ये इस टाइप के मैं सारे टेस्ट देने के बाद ये इतने सारे क्वेश्चंस मैं नोट करता था और उसको मैं अच्छे से लिखता था। इवन हिंदी में लिखता था कि भाई मैं उस टाइम ये सोच रहा था इसलिए मेरा ऐसा गलती हो गई। अरे ये वाला तो ऐसा है, ये तो मैं बहुत नहीं कर पाया था, पर लास्ट में क्या हुआ था, मेरे साथ भी ऐसा होता था कि कुछ एक ही टाइप का सिमिलर मिस्टेक मेरे से एक पैटर्न था। तो मुझे भी लास्ट में मैं क्या किया था, शायद मैंने एक वीडियो में कहीं पे बोला भी होगा कि मैं ये क्या करता था, मैं नोट करना चालू किया कि मेरा मिस्टेक क्या क्या हो रहा है, किस पैटर्न में हो रहा है। तो एक तरह से मैं एग्जाम के पहले वो भी मैं रिवाइज कर लिया था कि अच्छा मैं यहाँ पे ऐसे गलती करता हूँ, यहाँ पे ऐसे गलती करता हूँ, तो ये नहीं करूँगा। तो ये तो मैंने किसी वीडियो में पहले भी बोला था। वही चीज़ें देख के ही सीखते हैं ना, तो मैं भी वही से देखा था तो सीखा था। फिर उसके बाद क्या था कि उसके बाद जब मैं दूसरा टेस्ट देने जाता था तो पहला वाला जितना गलती किया सारा मैं पहले देखता था, अपने आप को मेडिटेट करता था, समझाता था। ठीक है ना, क्योंकि हम ही है अपना गुरु। ठीक है ना, गलती कर रहे सीख रहे, अपने आप को समझाते थे कुछ भी हो अब गलती नहीं करना है। बचपन से लेकर अब तक गलती करते आए हैं, 22 साल के हो गए, अब तो सुधरेंगे, अब तो सुधरे, ऐसा अपने आप को सुधारते थे, मतलब समझाते थे खुद को ऐसा। तो इस तरह से धीरे धीरे करते करते मेरी जो गलती थी स्टार्टिंग में, यहाँ भी मैं टेस्ट देना चालू किया था तो फिर करीब 21-22 गलती होती थी। फिर उसको कम करते करते मैं सिंगल डिजिट में लाया, सिंगल डिजिट से मैं 5 के अंदर किया ऐसा। अच्छा। ऐसा करते करते मेरा हुआ। सही है। देखिए मैं अभी कुछ दिन पहले एक वीडियो अपलोड भी किया था कि आप टेस्ट एक्यूरेसी और स्पीड कैसे बढ़ाएं, तो उसमें भी मैंने यही बोला था कि आपको प्रैक्टिस करना है, प्रैक्टिस से ही ये सब दोनों चीज़ें सही होती है। और यहाँ पे एक बहुत बढ़िया एग्जांपल सामने है, इन्होंने टेस्ट सीरीज दे करके और प्रीवियस ईयर पेपर सॉल्व कर करके कैसे अपना देखिए इम्प्रूवमेंट किया है। तो बिल्कुल सेम स्ट्रेटजी मैंने बोला था वही यहाँ पे दिख रहा है। तो आज मैं बात कर रहा हूँ और 2 दिन पहले ही एक वीडियो इस तरह का। तो एनीवे, अब मैं यहाँ पे एक और चीज़ जानना चाहूँगा कि जो यहाँ पे अभी इंटरनेट पे बहुत सारे स्टडी मटेरियल अवेलेबल हैं। जैसे कि आप देखो, कोई भी अगर आपको मान लो मास ट्रांसफ़र के कोई टॉपिक में दिक्कत हुआ है तो आप जाओगे तो क्या होगा, आपके पास टेक्स्ट बुक है,
NPTEL का वीडियो लेक्चर है। इसके अलावा बहुत सारे जो कोचिंग के जो टीचर लोग हैं उन लोगों ने भी अपना वीडियो डाल रखा है। तो आप किस तरह का अप्रोच रहता था? पहले आपका जो टॉपिक में दिक्कत होता था, टेक्स्ट बुक से जाते थे या इंटरनेट गूगल सर्च करते थे या NPTEL वीडियो या यूट्यूब वीडियो, किस तरह से? मतलब एक प्लेथोरा ऑफ मटेरियल्स है ना, बहुत ज़्यादा मटेरियल है, उसमें सेलेक्ट करना मुश्किल है। हम लोग के टाइम में क्या था कि हम लोग के टाइम में लिमिटेड था कि हीट ट्रांसफर चाहे फ्लूइड मैकेनिक्स का एक ही NPTEL वीडियो लेक्चर है, उसी से देखना है। बहुत सारे यूट्यूब पे भी वीडियो नहीं थे, हम लोग उसमें फंसते नहीं थे। टेक्स्ट बुक है या NPTEL वीडियो है या फिर नेट पे सर्च करते थे, यही था। अभी बहुत ज़्यादा मटेरियल, तो उसमें आप कैसे नहीं फंसते थे? पता चला कि एक ही टॉपिक का आप अलग अलग जगह से देख रहे हैं, या क्या स्ट्रेटजी रहती थी? ये सबसे पहले बात है ये कि कोई भी टॉपिक यूज़ कर, कोई भी चीज़ पढ़ते हैं तो उस पर विश्वास रहना चाहिए कि हाँ हम इस पे मेरे को विश्वास है, हम इसे पढ़ेंगे, मेरा क्लियर होना चाहिए, ऐसा आ जाता है। फिर दूसरी बात रही बात बहुत सारे मटेरियल जो मतलब कि है, तो एक्चुअली क्या है कि ऑलवेज प्रीफर बुक को प्रीफर करना चाहिए। अगर जहाँ, क्योंकि वो जो भी अगर कोई टीचर पढ़ा भी रहे, बता भी रहे, तो बुक से ही पढ़ के बता रहे हैं, ठीक है ना। तो कुछ टाइम बुक को देना पड़ेगा, कुछ ज़्यादा कुछ टॉपिक कोई सिलेक्ट करना है तो बुक को देना पड़ता है। जैसे आपका मैं वीडियो देखा था बहुत सारा, मैं वो सब लिस्ट आउट करके रखा था कि ये सब्जेक्ट का यहाँ से टॉपिक है, ये सब मैं मतलब कि यहाँ से क्लियर कर, मतलब जो जिस टॉपिक में फंसा तो वो मैं देख लेता था इधर उधर से। तो आप तो बहुत अच्छा गाइड कर दिए थे बहुत सारे लोगों को, तो आज चीज़ें खोजने में आसानी हो गई। अच्छा, चलिए ठीक है, थैंक यू। और एक इसमें सबसे इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन जो बार बार पूछे जाते हैं, जिसका मैं जवाब नहीं दे पाता, टेस्ट सीरीज कहाँ से ज्वाइन करना है, कौन से कोचिंग का ज्वाइन करना है, और जिसका ज्वाइन किया वो कैसा था, इसके बारे में रिव्यू दीजिए। एक्चुअली क्या है ना कि आजकल लोगों को ये बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज होता है कि अरे एक टेस्ट सीरीज नहीं लेना है, 2 टेस्ट सीरीज लेंगे, 3 टेस्ट सीरीज लेंगे, ऐसा बहुत सारे लोगों में रहता है। ये नहीं अच्छा है, ये अच्छा है, ये नहीं अच्छा है, ये अच्छा है। तो मैं जैसा बोला हूँ कि आपको विश्वास रखना पड़ेगा और कोई एक ही देना पड़ेगा, ठीक है ना, उसके बाद में आइडिया लगेगा। मैं EIA का ज्वाइन किया था। मैं EIA का एक्चुअली एक ही टेस्ट सीरीज को मैं 2 बार दिया था। अच्छा, ठीक है ना। मैं फुल दिसंबर में मैं जैसा टेस्ट दिया, ठीक है ना, उसके बाद जनवरी जब मेरा टाइम आया तो जितनी गलतियां किया, ठीक है, सारा पॉइंट नोट आउट किया, मतलब कि सारा पॉइंट नोट आउट किया, सारा चीज़ें मैं सीखा, ठीक है ना। उसके बाद मैं उससे जितना पहले टेस्ट दिया था दिसंबर में, वही मैं फिर से देना चालू किया, सेम टेस्ट में देना चालू किया जनवरी में, ताकि देखने कि मेरा सेम इम्प्रूवमेंट कितना हुआ। अच्छा, ठीक है ना। ऐसा नहीं होता कि हाँ जो टेस्ट दिसंबर में दिए फिर से जनवरी में दे रहे, तो अरे दिए हुए टेस्ट में तो दे रहे हैं तो फिर क्या ही मतलब है। तो अरे वो भी दे रहे तो उसमें मुझे 100 आना चाहिए ना, अगर जब मेरी तैयारी दे रहे तो हाँ, ठीक है। लेकिन वैसा भी नहीं हो पा रहा था। तो वही मैं किया, अप्रोच किया, दोबारा सेमी टेस्ट को दिया, और जब मेरी उसमें भी मैं जब इम्प्रूवमेंट हुआ तो मैं लग रहा हाँ मेरी तैयारी हो चुकी है। और लास्ट में मैं क्या किया था कि जब मैं प्रीवियस ईयर कंप्लीट कर रहा था, मैं 18 और 19 2 पेपर मैं छोड़ के रखा, वो मैं बोलता ही हूँ वैसे। हाँ 2 पेपर मैं छोड़ के रखा था कि उसको मैं एज ए टेस्ट दूंगा लास्ट टाइम में। तो वो मैं दिया, मेरे 18 में 78 मार्क्स आए थे, ठीक है, 19 में 74 आए थे। तो मैं वो जो रैंक कंपेरिजन किया था कि सब 78 में कितने आइडिया लग गया था कि हो रहा है, अच्छा। चलो अच्छा हो गया, मैं ऐसा लगा। नहीं, अच्छा है। अब इसमें दिक्कत क्या है ना कि जो 2 टेस्ट सीरीज का, इवन मैं भी रिकमेंड करता हूँ। हुआ क्या था मेरे टाइम में, क्या था कि मैंने गेट कोच का टेस्ट सीरीज ज्वाइन किया था। अब गेट कोच का टेस्ट सीरीज जो था ना, एज पर गेट पैटर्न था। अब गेट पैटर्न था, लेकिन उसमें दिक्कत क्या था ना कि सारे क्वेश्चन ही सही नहीं होते थे, कुछ क्वेश्चन ही गलत हो गए। और जब हम पेपर एज ए पेपर सॉल्व कर रहे हैं, अब मैं फंस गया, मुझे क्या पता क्वेश्चन ही गलत है, उसी में मैं ज़्यादा टाइम लगा दिया। इसलिए मेरे तो कभी भी गेट कोच वाले टेस्ट सीरीज में अच्छे रैंक नहीं आते थे। बट हाँ, उसके पेपर का जो लेवल था गेट के एग्ज़ाम के लेवल के बराबर था। और इसीलिए मेरा तो इवन मुझे याद है जहाँ तक कि 1-2 क्वेश्चन जो था वो सिमिलर पैटर्न पे आया था, जो कि गेट के टेस्ट सीरीज के था। तो उसमें प्रॉब्लम हो रहा था, इसलिए मैंने, और मेरा फर्स्ट अटेम्प्ट में मैं जब 4th ईयर में दिया था तो मेरा 36 रैंक भी आया था। तो मुझे एक EIA का था ऑप्शन कि आपका इतना रैंक के अंदर है तो फ्री में आप टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर सकते हैं। तो मैं बोला इसका भी करके देखता हूँ। अब मैं जब EIA का ज्वाइन किया था तो उस समय जो टेस्ट सीरीज था वो बिल्कुल ही गेट पैटर्न से नहीं था। इवन मैकेनिकल ऑपरेशन का मुझे याद है, मैं इस सब्जेक्ट वाइज 1 ही 2 टेस्ट दिया था। वो उसमें तो मतलब जो क्वेश्चन थे ना वो गेट पैटर्न पे ही नहीं थे।
ऐसा था। और फिर उसके बाद जो फुल लेंथ टेस्ट दिया था वो भी मैं 2-3 दिया था। तो उसका एक तो गेट का जैसा पेपर होता है ना, ऑनलाइन पेपर, उस तरह का उसका जो सॉफ्टवेयर भी था वैसा डिजाइन नहीं था। जैसे जनरली जो सॉफ्टवेयर था, सॉफ्टवेयर रहता है कि जिस तरह के सिमिलर टाइप का सॉफ्टवेयर बना के रखते हैं कोचिंग इंस्टीट्यूट, उस टाइम पे ऐसा नहीं था। और पेपर भी उसका स्टैंडर्ड बहुत ही ख़राब था। तो इसीलिए मैं बोलता हूँ कि अभी मुझे पता नहीं है 6 साल बाद क्या इम्प्रूवमेंट हुआ है, किस कोचिंग ने कितना इम्प्रूवमेंट किया है। इसीलिए मैं बोलता हूँ 1-2 का देख लो, तुम प्रीवियस ईयर पेपर सॉल्व किए ही हो, तुमको पता रहेगा कि कौन सा पेपर जो है गेट के पैटर्न पे है। तो इसीलिए मैं ऐसा सजेस्ट करता हूँ। अब आपका अगर EIA के बारे में, टेस्ट के बारे में क्या रिव्यू है कि वो पेपर कैसा रोल लेते हैं? EIA का ठीक ही था, बहुत अच्छा था। मतलब कि मेरे को ऐसा नहीं था कि कुछ तो पेपर बहुत इजी हो जाते हैं, ठीक है, तो लगता है कि अरे यार ये तो फालतू का ही पूछ लिया। लेकिन हमको क्या है ना, टेस्ट को एज ए गेट का वो नहीं देखना है कि हाँ मेरे को इसमें स्कोर उठाना है, मेरे को इसमें रैंक लाना है। यहाँ पे ये मेरा फाइनल नहीं सिंपल रैंक की बात नहीं है, सिंपल ये बात है कि मतलब उसके जो क्वेश्चंस का लेवल और क्वेश्चन का जो पैटर्न है वो गेट के सिलेबस से मैच करता है कि नहीं। हमारे टाइम में नहीं करता था। हमारे टाइम में ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन आ जाते थे ना जो गेट में पूछे ही नहीं जाते थे। तो अननेसेसरी अगर आप टेस्ट दे रहे हैं और उसी को बहुत सीरियसली लेकर के प्रिपेयर कर रहे हैं, जो कि करना भी चाहिए, तो आप बहुत सारे अनवांटेड टॉपिक भी पढ़ लेंगे। तो अभी क्या है, वो पूरा गेट सिलेबस के अनुसार है कि नहीं? हाँ, गेट का सिलेबस के अनुसार है, और कुछ तो आउट ऑफ सिलेबस भी रहता है। तो वो थोड़ा सा मैं रखता था उतना दिमाग में कि चल ठीक है ये नहीं आने वाला है, ऐसा ऐसा रहता। कुछ इरेलीवेंट टाइप का रहता है। और अभी तो और भी शायद मेडीजी भी शायद चालू करने वाली है, केमिकल की। हाँ, केमिकल के लिए मेडीजी भी चालू करने वाली है। अच्छा, और ठीक है, तो ये तो मुझे पता नहीं मेडीजी वाली बात। दूसरी बात, मैं अभी जो आपके ही बैच के एक लड़के का जिसका 14th रैंक आया था, मैंने उससे भी पूछा था, क्योंकि मुझसे ये क्वेश्चन बार बार पूछे जाते हैं टेस्ट सीरीज का, और इसलिए मैं इस बारे में बहुत लंबा डिस्कशन भी कर रहा हूँ। तो उससे भी मैं पूछा था, उन्होंने भी EIA का ही पेपर दिया था, वो किसी और के फ्रेंड का लॉगिन करके दिया था। तो वो बोल रहे थे कि नहीं सर, वो पेपर गेट के पैटर्न के बेसिस पे नहीं है। उनका रिव्यू था जो पारादीप रिफाइनरी में आपके दोस्त ज्वाइन किए, तो उनका तो ये रिव्यू आया कि सर वो EIA का पेपर अभी भी गेट के लेवल का नहीं है और गेट के सिलेबस से भी पूरा मैच नहीं कर रहा है। तो इसलिए आपसे इस बारे में नहीं, मैं ये भी है, सबका अपना अपना रिव्यू होता है, लेकिन मेरा बस यही था, मैं एज ए उसको बस एज ए लर्निंग टाइप का देता था मैं कि 3 आवर्स बैठने का होना चाहिए, ठीक है, फिर माइंड कॉन्सेंट्रेट होना चाहिए, पढ़ने का जो गलती हो रहा है वो सब चीज़ें ना हो। क्योंकि गेट में आते हैं जो क्वेश्चंस रहते हैं छोटे लेकिन लंबे लिख के आते हैं, तो उस टाइप का हाँ थोड़ा सा हो जाता है डिफरेंट। बिल्कुल। तो अगर आपको टेस्ट सीरीज का, मेरा तो फिर भी अभी भी सजेशन रहेगा कि आप EIA का तो ठीक है, ये बोल रहे हैं अच्छा तो लेना ही है, और भी 1-2 क्वेश्चन का ले लीजिए, और जिसका प्रीवियस ईयर पेपर से अच्छा मैच कर रहा है उस सिलेबस के हिसाब से उसी को कंटिन्यू कीजिए। एक ही टेस्ट कंटिन्यू करना है। हो सकता है आपका फ्रेंड किसी एक का ले लिया, आपने किसी और का ले लिया, और इस तरह से करके आप एक बार फाइनल कर लेंगे। EIA का आप ले सकते हैं क्योंकि इनको फ़ायदा हुआ है। तो और आजकल मैक्सिमम लोग ले भी रहे हैं। और अनअकैडमी का टेस्ट सीरीज होता है क्या? अनअकैडमी केमिकल, शायद अनअकैडमी भी अब एक बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म है, उसका भी देख सकते हैं, मेडीजी का। तो मुझे लगता है कि सभी का एज ए ग्रुप वाइज मिल करके फिर फाइनल पर, फिर एक बार जब आप सेलेक्ट कर लें कि ये चारों में मुझे कौन सा बेहतर लग रहा है, उसी पे स्टिक करके फिर बाकी सारे टेस्ट देने चाहिए। बाकी सारे, और अगर दोबारा आप कोई टेस्ट सीरीज लेना चाहते हैं तो वही टेस्ट सीरीज लेना चाहिए। हाँ। और उसी को 2 बार देनी चाहिए। अच्छा, 2 बार देना हाँ, चाहिए, क्योंकि वो बहुत सारी चीज़ें सिखाती है कि देख तुम पहले यहाँ पे थे अब यहाँ। अब बहुत ऐसा भी हुआ था मेरे साथ कि जो मैं पहले बार में जो सही कर पाया था, दूसरी बार में वो गलती हो गया था। हाँ, ठीक है, ऐसा होता था। हाँ, इसलिए मैं बोलता हूँ ना, टेस्ट सीरीज देने के बाद आप 3 घंटे का टेस्ट सीरीज दे रहे हैं तो उसका एनालिसिस 4-5 घंटे का होना चाहिए, पूरा डिटेल एनालिसिस होना चाहिए। अब मान लीजिए आपके पास टाइम, मैं तो कभी 2 बार नहीं टेस्ट दिया, मेरे पास उतना टाइम नहीं हुआ था। मेरा भी था, हालांकि आपसे तो ज़्यादा ही टाइम था, बट मेरा स्ट्रेटजी अलग था, मैं इतना ज़्यादा नहीं। बट हाँ, मैं 3 घंटे के पेपर को बहुत अच्छे से एनालिसिस करता था और जो मिस्टेक था उसको लिख लेता था। ठीक है, क्योंकि मेरा मेन फोकस प्रीवियस ईयर पेपर रहता था। टेस्ट सीरीज एक बार जरूर देते थे एग्जाम देना सीखने के लिए, बट प्रीवियस ईयर पेपर को मैं बार बार ज़्यादा सॉल्व किया था। ये मेरा ज़्यादा प्रीवियस ईयर पे ज़्यादा फोकस। हाँ, ये प्रीवियस ईयर का एक क्वेश्चंस दिमाग में रहने चाहिए, एक कॉन्सेप्ट दिमाग में रहने चाहिए, तभी जा करके आप मतलब कि गेट के पास जा रहे हैं। ये टेस्ट सीरीज तो ठीक है, इट इज़ जस्ट एज अ प्रैक्टिस, इसको एज अ प्रैक्टिस लो, लेकिन इसको ऐसा मतलब कि हाँ इससे ही गेट का क्वेश्चन आने वाला है, ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है ना, ऐसा ही पैटर्न, ऐसा दिमाग में नहीं डालने बस। हाँ, लेकिन जो प्रीवियस ईयर है उस पर आएगा,
उस पे तो आएगा, हाँ, उस पे तो ये पक्का आएगा, कंपलसरी, उसमें कोई डाउट नहीं। इसलिए अगर जहाँ सेकेंड टाइम में ईयर वाइज भी बना रहे तो फिर एज ए टेस्ट बनाने का, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। मतलब 3 घंटे आराम से बैठ के ईयर वाइज हम बना रहे तो एज ए टेस्ट दे रहे हैं, ठीक है। टेस्ट 3 घंटे बैठ के दे रहे हैं, उसके बाद जितनी गलती आ रही है उसको 3 घंटे का एग्जाम बैठ के दे रहे हैं तो 6 घंटे एनालिसिस होनी चाहिए, एनालिसिस पे ज़्यादा टाइम देना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल, ये तो स्ट्रेटजी हम लोग का मैच ही कर रहा है। फिर अब एक और चीज़ है, नोट्स के बारे में तो आप बता ही दिए कि पेज छोड़ करके उसको आप सर्च करके ये कर लेते थे। अब फिर अब ये सिलेक्शन होने के बाद इंटरव्यू के बारे में बात कीजिए कि आपका IOCL में इंटरव्यू हुआ है, गेल में इंटरव्यू हुआ है, क्या एक्सपीरियंस रहा है और किस टाइप के क्वेश्चन पूछे गए हैं, तो इसके बारे में बात कीजिए। जब जो कैंपस का जो इंटरव्यू होता है वो कम्प्लीटली डिफरेंट होता है IOCL से। कैंपस में क्या होता है कि इंटरव्यू दे करके दोस्त बाहर निकला पूछ सकते हो उससे क्या क्वेश्चन आया, कैसा क्या पूछा गया, तो लगभग कुछ कुछ मैच खा जाते हैं। लेकिन PSU का क्वेश्चन मैच नहीं खाता, कुछ भी पूछते हैं लोग, ऐसा होता है। तो मेरा जो मैं तो गुजरात में जॉब कर रहा था, तो फिर वहाँ से मुंबई का सेंटर नज़दीक था, तो मैं मुंबई दिया था। तो मुंबई जब दिया था तो मेरा कॉल आ गया था, सेकंड या थर्ड में आ गया था, इंटरव्यू का कॉल आया था। तो उसमें मैं देखा था कि मेरा उतना वो लोग ना सबको ही प्रेशराइज कर रहे थे। अच्छा अच्छा, ऐसा ट्रीट कर रहे थे तुम्हें कुछ नहीं आता, अच्छा अच्छा, ऐसा टाइप का बात कर रहे थे। अच्छा अच्छा, ठीक है ना, मुझे भी ऐसा 1-2 बार बोल दिए, ठीक है ना। एक दो क्वेश्चन जैसे कि बता नहीं पाए, थोड़ा सा वो हिंट दिए तो मैं बताया, तो उन्हें लगता था अरे मैं तो ऐसा मुझे बोल दिया कि मैं तो 12th क्लास के बच्चे से बात कर रहा हूँ, ऐसा मेरे को बोल दिया। अच्छा। तो मैं समझ रहा था वो मुझे प्रेशराइज करना चाह रहे कि देखना चाह रहे कि बंदा कैसा रिएक्ट करता है। मैं बस स्माइल कर दिया था, ठीक है सर। फिर उसके बाद वो ऐसा यही सब चला। फिर उसके बाद वो मतलब कि एज ए क्या बोलते हैं, फुल टेक्निकल क्वेश्चंस नहीं था, ठीक है ना। कुछ बाहर का भी चीज़ें पूछ रहे थे, जैसे कि क्या बोलते हैं ये IOCL का जो है क्या हो जाएगा, क्रूड ऑयल ख़त्म हो जाएगा तो इंफ्रास्ट्रक्चर का क्या हो जाएगा। जनरल सा क्वेश्चन है, पूछे जाते हैं। फिर ये इलेक्ट्रिक व्हीकल पे भी चले गए। बिल्कुल बिल्कुल, ये सब तो जनरल क्वेश्चन है, पूछे ही जाते तो हैं। यही सब चीज़ें वो। और टेक्निकल क्वेश्चन मतलब केमिकल इंजीनियरिंग से ये नहीं पूछे? केमिकल इंजीनियरिंग से मेरे को पंप से रिलेटेड क्वेश्चंस पूछे थे, ठीक है ना, कि वो डिज़ाइन करके बताओ, मतलब कि ये कितना प्रेशर देगा, वो वही सब नॉर्मल जो क्वेश्चन होता है, बस पंप से वैसा ही नॉर्मल क्वेश्चन पूछा गया था। फिर विस्कोसिटी सब जो फार्मूला वार्मूला होता है वही सब पूछा गया, नॉर्मली पूछा गया था, ज़्यादा हाँ वैसा कुछ वास्ट नहीं था, ठीक है। बाकी जो HR क्वेश्चन होता है वो थोड़ा सा रहते हैं घुमाने वाला कि बस। हाँ हाँ, वो तो है। अब ये डिपेंड करता है ये भी ना कि कौन आपका इंटरव्यू ले रहा है। मेरा जो इंटरव्यू ले रहा था ना, वो काफ़ी रिलैक्स करने पे जोर दे रहे थे कि आप बिल्कुल टेंशन मत लो। अब कोई बंदा ऐसा प्रेशराइज करके देख रहा है, ये बहुत सब्जेक्टिव है, कोई प्रेडिक्ट नहीं कर सकता है। बट फिर भी बहुत लोगों से बात करने के बाद जो एक्सपीरियंस हुआ उसके आधार पर मैंने एक वीडियो भी किया था कि IOCL का इंटरव्यू कैसे देना है और उसमें किस टाइप के क्वेश्चन ये जो पूछे जा रहे हैं, इस सब को मैंने बहुत डिटेल में किया था। आप उस वीडियो को देख सकते हैं, वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे देंगे। एनीवे, अब गेल का इंटरव्यू के बारे में भी बताइए। अच्छा हाँ, और IOCL में एक इंटरव्यू के बारे में बात GDGT हुआ था, तो मैं हिम्मत नहीं आ रहा था। एक चीज़ था, मैं सोच रहा था कुछ भी हो मेरे को अपना बेस्ट देना था। इंटरव्यू चलो थोड़ा सा ख़राब चला गया, ठीक है चलता है, लेकिन मैं GDGT में बेस्ट परफॉर्मेंस किया था। अच्छा अच्छा, ये ठीक है ना। तो मैं ग्रुप डिस्कशन में इनिशिएट किया था ग्रुप टास्क। क्या टॉपिक था ग्रुप डिस्कशन? ग्रुप डिस्कशन का जो टॉपिक था वो इस पे था, अभी जो क्रिकेट में जो T20 को जो बढ़ावा दिया जा रहा है, ये अच्छा है या फिर ख़राब है, ऐसा था। ग्रुप टास्क में था ना कि हम एक कुछ गवर्नमेंट का कुछ मेंबर है, ठीक है ना। तो उसमें से क्या है कि जो इंटरकास्ट जो मैरिज हो रहा है, ठीक है, उसको बढ़ावा देने के लिए समाज में क्या करना, क्या क्या स्टेप अपना होगा। अगर तुम्हें कुछ फंड देते हैं तो तुम कौन उस फंड को किस सेक्टर में कितना का परसेंटेज यूज़ करोगे ताकि इंटरकास्ट मैरिज का बढ़ावा मिले। तो ये सब चीज़ें मैं मतलब कि अच्छे से किया था, तो ऐसा ही रहा था। गेल का इंटरव्यू? और गेल का इंटरव्यू मैं यहीं पर आने के बाद दिया था। आपका सिलेक्शन ऑनलाइन ही हुआ था इस बार। तो उसमें वो बहुत अच्छे से टेक्निकल क्वेश्चंस पूछे थे। उसमें क्या क्या पूछे थे? ठीक है ना, उसमें फुल वो उनका जैसे कि जो प्रोडक्ट है, ठीक है, नेचुरल गैस, तो उसमें वो सब कंपोजिशन पूछे थे। अच्छा, ठीक है, उसका कंपोजिशन क्या होता है। फिर वो फेवरेट सब्जेक्ट पे भी गए थे, तो फेवरेट सब्जेक्ट में वही फ्लूइड पूछे थे। तो फ्लूइड में वही फ्रिक्शन फैक्टर, ये सब, वो भी एफिनिटी लॉ, सब जो चीज़ें हैं पूछे थे। हाँ, ये सब पूछे थे। और पूरा डिटेल में बताइए इंटरव्यू का क्या क्या। और
और यही सब हुआ था। और टेक्निकल में फिर हीट एक्सचेंजर पे गए थे। अच्छा। ठीक है, मैं हीट एक्सचेंजर का वही सब डिजाइनिंग स्टेप्स, ठीक है ना, टाइप ऑफ हीट एक्सचेंजर्स कहाँ पे क्या यूज़ करते हैं, यही सब था। फिर पंप का यूज आया था कि कौन सा लिक्विड के लिए कौन सा पंप यूज़ करोगे, यही सब था। हाँ, ये तो कॉमन क्वेश्चन। अच्छा, एक क्वेश्चन कमेंट में आया था पूछने के लिए कि केमिकल रिएक्शन इंजीनियरिंग का प्रिपरेशन कैसे किए हैं, तो इसके बारे में थोड़ा आप बताइए। केमिकल रिएक्शन इंजीनियरिंग कहाँ से कवर किए हैं? केमिकल रिएक्शन इंजीनियरिंग इज लेवन स्पेल, ठीक है ना, उससे बाहर का कहीं से नहीं आने वाला, ठीक है। तो लेवन स्पेल का एक और जो NPTEL में जो लेक्चर है IIT मद्रास वाले जो प्रोफेसर है वो बहुत मस्त है। अच्छा, ठीक क्या है। प्रोफेसर का नाम क्या है? मेरे टाइम पे नहीं था। नहीं, वो कृष्णा करी कुछ नाम था वैसे। अच्छा अच्छा, उसके लेकिन आप उसके सारे लेक्चर तो नहीं देख रहे होंगे, कुछ ही लेक्चर गेट के सिलेबस। जब सेमेस्टर का जब टाइम था ना, तो उस टाइम मैं प्रेफर किया था। कॉलेज में भी अच्छे मेरे प्रोफेसर थे जो CRE पढ़ाए थे, तो कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ था, लेकिन वो फॉगलर से पढ़ाए थे। हाँ। तो गेट में तो 11 स्क्वायर से ज़्यादा प्रेफर। नहीं नहीं, ऐसा नहीं है, ये बात नहीं है। मैंने भी फॉगलर से पढ़ा है और लेवेंसफील्ड से भी पढ़ा है। कुछ टॉपिक ऐसे हैं गेट के जो लेवेंसफील्ड से आते हैं और कुछ टॉपिक जैसे फॉगलर से भी आते हैं। जैसे कैटलिसिस का कुछ टॉपिक था, वो फॉगलर से ही है, वो लेवेंसफील्ड में नहीं है। तो इसलिए वो दोनों को कंबाइन कर, इसलिए मैंने केमिकल रिएक्शन इंजीनियरिंग का प्रिपरेशन कैसे करना है उसका एक वीडियो बनाया था। तो उसमें मैंने पूरा डिटेलिंग ये भी किया है कि फॉगलर से आपको क्या क्या पढ़ना है और लेवेंसफील्ड से भी पढ़ना पड़ेगा। जैसे रेजिडेंस टाइम का कुछ क्वेश्चन है वो सिर्फ लेवेंसफील्ड से है, फॉगलर से नहीं है। ये चीज़ मेरे को कॉलेज में इसे फॉगलर से पढ़ाया गया था। हाँ, और लेकिन कैटलिसिस वाला टॉपिक है वो उस टाइम पे ऐसे ही था। बाकी जो IIT मद्रास के जो वीडियो लेक्चर है उसमें कौन कौन सा लेक्चर अच्छा है, इसका आप जो है ना, मेरा एक रिक्वेस्ट रहेगा कि इस वीडियो के कमेंट में जाके लिख दीजिएगा। उस कमेंट को मैं पिन कर दूंगा ताकि जाके कोई भी देख सकेगा कि, क्योंकि वो वीडियो लेक्चर के बारे में एक कमेंट पहले भी आ चुका है कि वो कैसा है। अब मैं तो देखा नहीं था, मेरे टाइम में था ही नहीं। वो एज ए जो आप अगर केमिकल इंजीनियर है तो वो सिखा देंगे आपको कि सही में आप केमिकल, हमारा जो CRE है, ठीक है ना, केमिकल इंजीनियर कम्प्लीटली डिफरेंट है फ्रॉम अदर ब्रांचेस से। तो ठीक है ना, तो वो उसमें ना आपको फील करा देंगे। अच्छा अच्छा, कि आप क्यों डिफरेंट है और फिर आप क्या क्या कर सकते हो CRE से, आप केमिकल इंजीनियर को क्या क्या कर सकते हो। बहुत अच्छे उसमें सारा चीज़, हीट, मास सब यूज़ आएगा, ऐसा सब कुछ बताया, बहुत अच्छे से सारा डिटेल्स में बताया ना, फील करवा देंगे आपको। ऐसा तो उसका कौन कौन सा लेक्चर, 40 लेक्चर तो नहीं जरूरी होगा, जो लेक्चर जरूरी होगा उसको कमेंट में आप लिखिएगा, ठीक है, ये रिक्वेस्ट होगा। अच्छा, फाइनली तो एक थोड़ा प्रमोशन करके कि ये जो मेरा चैनल है, यूट्यूब चैनल, उसका क्या क्या हेल्प रहा है आपके ये पूरा प्रिपरेशन से लेके इंटरव्यू तक में, संदीप एकेडमी चैनल का, उसके बारे में आप बताइए। तो इनिशियली जैसे हम लोग कॉलेज में रहते तो कुछ आइडिया नहीं रहता है, ठीक है ना, कि कहाँ से क्या पढ़ना है। तो आप बहुत अच्छा काम किए थे कॉलेज के टाइम में ही, ये सारा सब्जेक्ट का, इंडिविजुअल सब्जेक्ट का कहाँ से पढ़ना है, तो वो चीज़ डाल दिए थे। तो उससे क्या हुआ था, मेरे को जो टॉपिक में दिक्कत होती थी ना, तो मैं सर्च करके वहाँ से देखता था। सही में मेरा वो वहाँ से बिल्कुल फ़ायदा हुआ, बहुत ज़्यादा फ़ायदा हुआ, ठीक है। फिर उसके बाद में जब ISL का इंटरव्यू देने गया था, तो उससे पहले मैं आपका पूरा वो वीडियो लेक्चर दिखा था, क्योरा पे भी आपका आप डाले थे, वहाँ से मैं पढ़ा था कि क्या क्या क्वेश्चंस आते हैं, ठीक है। और उसके बाद 20 मिनट जो मोटिवेशन वाला वीडियो डालते थे, जैसे कि मैं AIR1 लाया तो उसमें कैसी खुशी मिले, तो एक वो सब चीज़ें आती है मन में, तो वो भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी था। तो वो सब चीज़ें मेरे को फ़ायदा हुआ, बहुत अच्छा लगा। चलिए, थैंक यू। अच्छा, ये अब एक बस बहुत लंबा हो गया है, बस एक फाइनल टिप जो नया स्टूडेंट से जो अभी प्रिपेयर करेंगे या फिर जो फर्स्ट अटेम्प्ट में नहीं किए हैं, उनके लिए एक फाइनल टिप दीजिए। फाइनल टिप्स बस यही रहेगा कि प्रीवियस ईयर करने का, फिर ठीक, और उसमें उसका एक एक क्वेश्चन अच्छे से कंप्लीट होना चाहिए। ये नहीं कि जो क्वेश्चन नहीं आ रहा है उसको छोड़ देना, नहीं, उसको कहीं से भी रिसर्च करके, इधर से करके उधर, कहीं से भी छानबीन करके एक एक क्वेश्चन क्लियर होना चाहिए, वो माइंड में रहने चाहिए, ठीक है। तो उसके लिए आप कुछ भी करो, कहीं से भी कॉन्सेप्ट पढ़ो, ठीक है, ऐसा करो। उसके बाद में कॉन्सेप्ट पढ़ने के बाद पहले जैसे मैं बताया कि सब्जेक्ट वाइज सॉल्व करो, ठीक है, प्रीवियस ईयर। उसके बाद में सब्जेक्ट वाइज दैट इज़ नॉट इनफ, उसके बाद आपको मूव करना पड़ेगा ईयर वाइज में। ईयर वाइज एज ए टेस्ट टाइप के देने का, कि 3 घंटे में बैठ के ही हमको पूरा कंप्लीट करना है, और उसमें फिर जो कमी आ रही है उसको दूर करो, ठीक है। उसके बाद फिर एज ए टेस्ट सीरीज के साइड मूव करो, और उसके बाद में वहाँ पे जो कमी आ रही है, बस यही स्ट्रेटेजी था, मेरी जो कमी है हम उसको दूर करेंगे, बस
मेरा तो और लेकिन ये लास्ट में ये भी बहुत लोग क्वेश्चन पूछ रहे हैं, प्रीवियस ईयर पेपर करना कहाँ है, कौन सा ऑथेंटिक सोर्स है? क्योंकि हमारे टाइम में जैसे मुझे तो जैसे बुक से करने में अच्छा लगता था, कंप्यूटर खोल के नहीं, मैं नेट वोट ऑफ करके करता था। तो अरिहंत का एक बुक था जिसमें प्रीवियस ईयर पेपर था, लेकिन उसमें बहुत मिस्टेक्स था। यूनिट ऑपरेशन भी मैं यूज़ किया, एम सुब्बू का बुक बहुत अच्छा था। आपका ये बताइए कि कहाँ कहाँ से किए हैं और कौन सा बेहतर है? जो मैं मेरे पास तो वैसा ज़्यादा मैं बुक कैरी नहीं कर पाता, मैं बस एक लैपटॉप लेकर गया था वहाँ पे, तो मैं unitoperation.com ही यूज़ किया था। ठीक है। और उसमें से वो सारा होता है कि सॉल्यूशन सही नहीं रहेगा, तो आपको अपने कॉन्सेप्ट पर विश्वास रखना पड़ेगा। वो हर जगह है, ये अरिहंत में भी कुछ ना कुछ क्वेश्चंस का गलती है। तो आपको अपने लेकिन रिलेटिवली एम सुब्बू में बहुत कम मिस्टेक है और बहुत ही अच्छी बुक है। और एम सुब्बू का सॉफ्ट कॉपी भी अवेलेबल है पुराना, लेकिन अभी एम सुब्बू ने भी बहुत सारे बुक निकाल रखे हैं, 7-8। वो आपने देखे हैं क्या? नहीं, मैं वो एक लड़के ने कमेंट किया था, इसलिए पूछना था। तो एम सुब्बू का बुक तो जरूर करना है, लेकिन उसमें अप टू 2000 तक ही थे पहले का जो वर्जन था। अभी तो नया आया है, उसके बारे में मुझे आइडिया नहीं, इनको भी आइडिया नहीं है, तो कोई और से बात करेंगे, उनसे पूछना पड़ेगा। एक्चुअली क्या है कि लोग बोलते हैं ना कि 1990 से लेकर के अब तक का पेपर सॉल्व करो। मैं वैसा नहीं किया था। मैं मतलब कि 2001 से लेकर के इधर किया था, क्योंकि मेरे पास टाइम नहीं था उतना। ठीक है। बाकी जो बचा हुआ जो ईयर था वो मैं एम सुब्बू को प्रेफर किया था। ठीक है। एम सुब्बू का जो एग्जाम्पल्स है उसमें से मेरा बहुत ज़्यादा कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ था। एम सुब्बू और राम प्रसाद दोनों का जो एग्जाम्पल्स है उससे बहुत अच्छे हैं। हाँ, एग्जाम्पल्स बहुत अच्छे, उससे बहुत ज़्यादा कॉन्सेप्ट क्लियर हुए थे। और उसके बाद बाकी मैं प्रीवियस ईयर के साइड में। लेकिन 90 से मैं बोलता हूँ इसलिए कि एम सुब्बू के कुछ क्वेश्चन थे जो 90 से 2000 के बीच वाले, वो मुझे हेल्प मिला था, इसीलिए मैं बोलता हूँ। और एम सुब्बू को तो करना है, ज़रूर करना है। ठीक है। तो आप हमारे साथ आए और हमसे इतना देर लंबा बात कर किए, इस चैनल पे आए, तो इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। ठीक है सर, थैंक यू सर।